नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गेहूं खरीदी के आखिरी दिन किसानों की उमड़ी भारी भीड़। बेमौसम बरसात के चलते किसानों की फसल चौपट, दुखी किसान का गीत हुआ वायरल। रीवा पुलिस का एक और नवाचार, जन चौपाल आईजी आपके द्वार की हुई शुरुआत। और जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ जारी, कांग्रेस और ओबीसी महासभा ने की पत्रकार वार्ता। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में आज शाम जमकर बारिश हुई। वहीं हाल ही में लगातार हुई बेमौसम बारिश के चलते तबाह हुई फसल को देख किसान ने अपना दर्द गीत गाकर बयां किया है। रीवा शहरी क्षेत्र में आज शाम 4 बजे के लगभग जमकर बारिश हुई, जिससे यातायात रुक गया, सड़कें सूनी हो गई। वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बारिश के समाचार प्राप्त हुए हैं। बेमौसम बारिश और ओला से तबाह हुई फसल को देख किसान ने अपना दर्द गीत गाकर बयां किया है। किसान के खेत में बर्बाद हुई फसल के बीच खड़े होकर जो दर्द भरा गीत गाया, उसे सुनकर हर कोई भावुक हो रहा है। वहीं किसान का ये वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रीवा और सतना जिले के बीच स्थित बकिया गांव का है, जहां बेमौसम हुई बारिश और ओला गिरने से किसान द्वारा लगाई गई खरबूजे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ गर्मी के मौसम में सैकड़ों किसान तरबूज खरबूज की खेती कर गुजर बसर करते हैं, लेकिन हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से खरबूज की खेती चौपट हो गई। यहाँ अपनी ही फसल को देख किसानों की आंखों में इतनी बेबसी और पीड़ा दिखी कि अपना दर्द को गीत गाकर बयां किया। फिलहाल पीड़ित किसान द्वारा गाया गया गीत सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और किसान गीत के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहा है। काहे जलल बालूटे हमही तोरे होई विनाश किसनमा के लागी सरापाए रे। पानी परिगा पत्थरा परिगा सरी गए सलगी खरबूजबा के फसल किसनमा के मरही होई गए रे। रीवा में गेहूं खरीदी के आखिरी दिन किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्लॉट बुक करने के लिए लंबी कतारें लग गई। एकमात्र खिड़की होने की वजह से हजारों किसान परेशान खड़े रहे। रीवा प्रशासन द्वारा गेहूं खरीदी के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई। यहाँ काफ़ी संख्या में किसानों से गेहूं खरीदी नहीं हो पाई। ऐसे में किसान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में हजारों की संख्या में स्लॉट बुक करने के लिए लाइन पर लगे रहे। वहीं खरीदी का समय कुछ घंटे शेष बचे हुए रहे। एक ही खिड़की में हजारों किसानों की लाइन में स्लॉट बुक होना मुश्किल हो गया, जिसे लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल किसानों का कहना है कि रीवा जिला सहित आसपास के क्षेत्र में गेहूं की कटाई ही देर से हुई है और प्रशासन से बार बार समय बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। इधर आज अंतिम दिन भी काफ़ी संख्या में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए प्रशासन से गुहार लगाते रहे। बता दें कि रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगभग 1000 से अधिक किसान अभी भी लाइन में लगे हुए थे, जिनके लिए एक ही खिड़की बनाई गई। किसानों ने कहा कि वो भूखे प्यासे सुबह से लाइन में है, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुनने वाला नहीं है और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात कर रहा है। खरीदी के लिए समय सीमा बढ़ाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। ये गेहूं खरीदी का 5 तारीख लास्ट डेट था और यहाँ 15-20 अप्रैल खरीदी चालू हुई है। किसान खरीदी अपने बिक्री कर नहीं पाए हैं। यहाँ तो हजारों लोग लाइन में है, तो क्या हो पाएगा? बहुत सारे किसान को हार्ट पेशेंट हैं, वो लेके यहाँ बुजुर्ग किसान है, लाइन में लगे हुए हैं 2 घंटे से। काहे के लिए लगे हुए? स्लॉट बुक करने के लिए, स्लॉट बुक करने के लिए, अपना जो है अनाज विक्रय करने के लिए। ये खेत में जो लाइन लगवाई जा रही है, ये किसानों के साथ घोर अन्याय है। ये जो हम लोग, जो हमारी संस्था है नजदीक है, वहाँ मौका दिया जाए और जो वहाँ इंचार्ज है वहाँ ये काम करे। हमको उनकी बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ लाइन लगाने से। सही बात, अभी कटाई बाकी है। हम किसान हैं, किसानों को गुलाम है। सरकार ने कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। जो चाहे आदेश कर दिया। अब यहाँ 10,000 आदमी खींच बना रहा है किसान, अपना भूसा रखना है, मवेशियों का इंतजाम करना है, सारी व्यवस्थाएं करना। अब यहाँ हम लाइन में लगा कैसी कैसी करवा रहे हैं। खरीदी के लिए समय ज्यादा नहीं दिया गया, क्या मानते हैं? अब हम यहाँ वो कराने आए हैं। अब वहाँ गल्ला ट्रैक्टर कैसे पहुँचेगा, कौन लोड करवाएगा बताइए ट्राली में, और दूर रहना पड़ता है। अभी समय बढ़ाने को लेकर आप लोगों ने कुछ मांग उठाई थी, क्या समय नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, समय नहीं बढ़ा रहे।
कम से कम 15-20 मिनट समय चाहिए किसानों के लिए। तब तुमको वैज्ञानिक हवा पहुंच पाएगा मंडी। आप लोग कब से लगे हुए हैं लाइन में? हम लगे हुए हैं लाइन में, सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं हुआ। ये 2 दिन में भी लाइन नहीं खत्म होगी तो हम क्या करेंगे? कौन गेहूं ला देगा, कौन उतारेगा, कौन अभी ट्रैक्टर लेकर आओ, अभी हमारी गेहूं मंडी। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं चल रही थी वो व्यवस्थाएं गाँवों में 1 दिन 2 दिन के लिए पुनः चालू की जाए। 1 दिन में कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 दिन का समय नहीं हो पाएगा। ये केवल एक खिड़की बनाई गई है एक जगह, नहीं, कम से कम 5 दिन का समय केवल यहाँ बस बुक किया जा रहा है, कहीं नहीं। यहाँ बुक किया जा रहा है, कोई नहीं जाते, हम वहाँ कैसों में दिखाएंगे, हमारे लिए फोन किया दिखाते, यहाँ नहीं दिखा रहा। हजारों किसानों की यहाँ लाइन लगी हुई है, क्या स्लैब बुक करने के लिए क्या हो पाएगा और कितनी गिनतियाँ बनाई हैं? काउंटर बढ़ा दिए हैं, 5-6 जगह इनके स्लॉट बुक हो रहे हैं। कल भी किसान के पूरे स्लॉट बुक है, आज ही पूरे कराए जाएंगे। क्या समय सीमा बढ़ाने का कोई वो चल रहा है कि अभी आगे कोई जानकारी नहीं, आज वर्ग के निर्देश को हम करा। सर देखा जा रहा है 2 से 3 हज़ार किसान यहाँ कलेक्ट्रेट में लाइन लगा के खड़े, तो इनकी कैसी स्लॉट बुक हो पाएगी? उतने तो नहीं है, सुबह से हम लोग कर रहे हैं और कल भी किए हैं, सुबह भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और पूरा जितने किसान हैं सबका करेंगे। कलेक्ट्रेट के अलावा और कहाँ केंद्र बनाए गए हैं जहाँ ऐसा कुछ स्लॉट निर्देश यही है कि सब यहीं कलेक्टेड कार्यालय में आवेदन देंगे तो उसी हिसाब से स्लॉट बुक करेंगे। केवल मतलब कलेक्ट्रेट में हो रहा है? ऐसे ही निर्देश है, यहीं पर पूरे 4-5-5-6 जगह उनके घर स्लॉट बुक करा। अंतिम तिथि क्या है सर? अंतिम तिथि तो आज ही, तो आज ये स्लॉट बुक करा के कैसे बेच पाएंगे? स्लॉट बुक कराएंगे, जो किसान वापस लेके जाए उनकी खरीदी। क्या नाम लिखते हैं सर? कमलेश टांडे। आईजी रीवा जोन गौरव राजपूत द्वारा आम लोगों से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को जानने सहित निराकरण के लिए एक नए नवाचार जन चौपाल आईजी आपके द्वार की शुरुआत रीवा के समस्त जिलों में की जा रही है। जन चौपाल आईजी आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आईजी रीवा जोन गौरव राजपूत ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में फैले नशे, चरस, गांजा, अफीम, नशीली कफ सिरप आदि के कारोबार में कैसे रोकथाम हो, कैसे इन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, इस संबंध में जन चर्चा की जाएगी। साथ ही हो रहे साइबर फ्रॉड से लोगों को कैसे बचाया जाए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें कैसे सतर्क रहना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनका उसी जगह क्या और कैसे समाधान हो, इन तमाम मुख्य सामाजिक मुद्दों में जन चर्चा करने केवल आईजी रीवा जोन आप सभी से रूबरू होंगे। आयोजित कार्यक्रम में आम जनता के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीओपी, संबंधित थाना प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ समाजसेवी भी मौजूद रहेंगे। में जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जो देहात के क्षेत्रों, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी पिछले 1 महीने में ज्वाइनिंग के पश्चात मैंने संभागवार सुनी है, उसमें सर्वप्रथम है कि क्षेत्र में कोरेक्स, फेंसिड्रिल, इस तरह की जो कफ सिरप्स होती हैं उनकी बहुत हद पे एक खेप विभिन्न दूरस्थ अंचलों में खपाई जा रही है और एक पीढ़ी जो है वो इस कारण से बर्बाद हो रही है। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन फ्रॉड के काफ़ी सारे मामले संज्ञान में आए हैं जहां लोगों को डूब करके उनके एटीएम कार्ड्स के पिन और उनके जो आईडीज़ होते हैं वो उनसे लिए गए हैं, जिससे जनता को काफ़ी हद तक फाइनेंशियल फ्रॉड का भी सामना करना पड़ा है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र अनुसार समस्याएं अलग अलग होती हैं। कुछ क्षेत्र की समस्याएं पानी से लेके होंगी तो कुछ क्षेत्र की समस्याएं आपसी मनमुटाव को लेके होंगी, कहीं ज़मीनी विवाद होंगे तो कहीं किसी और पे जो है वो व्यक्तिगत रंजिशें होंगी। मुझे लगता है एक स्पॉट पर जाके वहाँ अगर हम जनसंवाद करेंगे, जनचौपाल करेंगे तो बहुत हद पे ना सिर्फ उन समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, परंतु इसका मैसेज भी एक जनता के वक्त जाएगा कि भाई शासन जो है वो जनता के लिए। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने में पहुंचते कुछ कई ऐसे मामले जो आप लोगों तक पहुंचते सीधे आके, वो उस स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, इसके लिए क्या नवाचार कर रहे हैं? आपने पहले भी कहा था। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आप अब क्षेत्र की जनता के बीच जाना बहुत ज़रूरी है कि वही जनता हमें बताएगी कि कौन लोग हैं उनके मध्य में जो इन अपराधों में संलिप्त और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो वहाँ जुआ खिलवा रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो जो वहाँ अवैध शराब बिकवा रहे हैं। ये सब जानकारी तब ज़्यादा हद पे प्राप्त हो सकती है जब आप जनता के बीच खुद मध्य में एक बार उनसे जनसंवाद करें। सर, इसमें जिला स्तर के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे या फिर वही स्तर के काम होगा जो? नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे तक के सभी थाना प्रभारी, सभी सब इंस्पेक्टर्स और जिले के जितने भी पीआईज हैं वो मौजूद रहेंगे इस जनसंवाद चौपाल में।
सर अभी तक आपने काम किया तो क्या प्रमुख समस्याएं दिख रही, क्या बड़े क्राइम हो रहे हैं अपने देखिए, क्षेत्र में? बड़े क्राइम्स तो जनरली क्षेत्र में जो भी होते हैं उनको पुलिस सॉल्व करने में बहुत हद तक सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे क्राइम्स जो कि पुलिस के संज्ञान में नहीं आते या पुलिस के संज्ञान में आते हैं परंतु एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से एक गिल्ड की तरह ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें कोरेक्स का बिकना हो गया, जिसमें ड्रग्स का बिकना हो गया, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए, ये प्रमुख चीज़ें हैं जो मेरे संज्ञान में आई और इनके निराकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर जिन पुलिस कर्मचारियों के जो छोटे पुलिस वाले हैं इनकी शिकायतें आती हैं तो इनके ऊपर भी क्या कार्रवाई की? वो सारी समग्र रूप से जो है वो एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जो शिकायतें आई उनका तत्समय निराकरण करें। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने आज जातिगत जनगणना को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। जी का कांग्रेस पार्टी का जो पूरा विजन है उसका इसके पीछे लक्ष्य ये है कि जाति जनगणना होने के उपरांत किस वर्ग के कितने लोग देश में है उसके अनुपात से में देश का बजट आवंटन हो और सभी जगह सबको न्याय मिले, सब जगह उनकी सहभागिता हो, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है। और इसमें चाहे संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे हमारे सरकारी नौकरियों का विषय हो या डेवलपमेंट्स का विषय हो, जो भी फंड है वो सबके लिए बराबर प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ कर दें और किसान, गरीब, मजदूर उनका कर्ज माफ़ करने के लिए या उनको रोज़गार देने के लिए हम जो वर्तमान में सरकार है हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने किसान, गरीब, मजदूर, युवाओं के बारे में, शिक्षित बेरोजगारों के बारे में, गरीबों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा है। आज हमारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सब जगह आप देखेंगे ऐसे अनपढ़ लोगों को बिठा दिया है, वाइस चांसलर बना के बिठा दिया है, या आप और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की बात करेंगे वहाँ भी सब वर्ग विशेष या आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को वहाँ बिठा दिया है। तो कहीं न कहीं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे लोगों का रखती थी और जो योग्य होता था उसी को, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में, संवैधानिक संस्थाओं में भी कभी भी राजनीति नहीं की। तो दुर्भाग्य है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, सिर्फ मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इसलिए आज ये स्थिति निर्मित हुई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाति जनगणना को लेके राहुल गांधी जी के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम सब कि आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई आपकी निरंतर उन्होंने तो हमेशा इस बात को लेके बड़ी सजगता से मुखर रहे और आगे भी वो मुखर रहेंगे। और दूसरा ये जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान, एक तरफ आप देखेंगे 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे संविधान का और दूसरी तरफ आज जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उसको छीनने की कोशिश की गई। आज आप देखिए महंगाई कितनी हो गई। देश की आज़ादी के बाद इतनी कभी महंगाई नहीं थी। अगर 75 सालों तक देश का इतना महंगाई नहीं हुई थी तो आज 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में 4 गुना महंगाई बढ़ गई। हर वस्तु महंगी हो गई। आप जिधर नज़र दौड़ाइए भ्रष्टाचार, शिष्टाचार हो गया भाजपा सरकार में। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी जाइए तो ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। आज बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। छोटे छोटे जो सरकार की जिम्मेदारी है और जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बने थे वो इसलिए बनाए गए थे कि आम जनता से सरकारी व्यवस्था या आम जनता से किसी वस्तु की दूरी नहीं बने। आज आप देखिए जो हमारी सरकार ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, वृद्ध लोगों को सफ़र करने के लिए, पत्रकार साथियों को सफ़र करने के लिए 50% की जो रियायत थी, छूट थी, उसको इनने ख़त्म करने का काम किया। जातिगत जनगणना को लेकर ओबीसी महासभा ने भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आज भले ही सभी पार्टियां जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेना चाहती हैं, लेकिन असली लड़ाई ओबीसी महासभा ने ही लड़ी है। विशेष जाति के लिए फोकस किया गया था कि इस जाति की जनगणना होगी, लेकिन जाति जनगणना को लोग समझ नहीं पाए। जाति जनगणना जो है वो हर धर्म, संप्रदाय और जातियों के लिए होगी और जब जाति जनगणना होगी तो इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जिस धर्म के हों, संप्रदाय के हों, पंथ के हों, उनका एक डाटा आएगा और डाटे के हिसाब से ये देखा जाएगा कि उनका
सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन लोग मुख्य धारा से जो है वंचित हैं। तो जो डाटा आएगा उस डाटे से जो है सबके विकास के लिए समुचित जो है सरकार जो है योजना बना पाएगी और उनका समुचित विकास हो पाएगा। तो अभी इसका श्रेय लेने के लिए जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। जब भी देश के अंदर लगभग आप मीडिया के पर्सन है, आपको पता ही होगा कि लगभग 90 लाख पद जो है बैकलॉग के खाली हैं, जो अभी तक भरे नहीं गए। ये सब शोषित पीड़ित वंचित समाज के पद हैं। और आप देखेंगे कि अभी जो स्टेट की परीक्षाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं हैं, वहां पर साक्षात्कार के नाम पर लूट है। तो यहाँ पर जिसका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा, तो उसके भी रास्ते जातिगत जनगणना से खुलेंगे। साथ ही अब आप प्रेस के लोग हैं तो देखना पड़ेगा कि कितने वर्ग के कितने लोग हैं जिनको प्रतिनिधित्व मिला है, तो यहाँ भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठेकेदारी है, औद्योगिकीकरण है, व्यापार है, ऐसे सब जगह जो है रास्ते खुलेंगे जातिगत जनगणना से। और ऐसी कोई भी जाति जो इस देश की है जो मुख्य धारा में नहीं है वो मुख्य धारा में पहुंचेगी। इसी को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। देखिए, मोदी जी ने घोषणा की है। अब आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग ही बता दीजिए कि मोदी जी व्यक्तिगत या उनकी मातृ शक्ति संस्था या उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के लिए कभी सड़क पर उतरी हो या संघर्ष की। एक वीडियो, एक फुटेज दिखा दीजिए, उनके संघर्ष का एक फोटो दिखा दीजिए कि कभी उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया हो। जनगणना के लिए सबसे पहले जो मुद्दा था, मंडल कमीशन के बाद जनता दल ने इस मुद्दे को उठाया था। जब मंडल कमीशन लगा था उसके बाद शरद यादव जी के मुख से पहली बार जनगणना के लिए आवाज उठी थी। उसमें लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय यशकाई मुलायम सिंह जी ने, माननीय कांसी राम साहब ने, इन लोगों ने जातिगत जनगणना की बात करी थी। उसके बाद जो है मंडल की राजनीति जब नीचे गई और दूसरी राजनीति आई, उस समय ये जातिगत जनगणना का मुद्दा हट गया। उसके बाद इस मुद्दों को पार्टियों ने नहीं, ओबीसी महासभा ने पिछले 11 सालों से इस मुद्दे को जीवंत किया। और जब संरक्षक ओबीसी महासभा के माननीय शरद यादव जी बने, तब ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय पटल पर आना शुरू हुआ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। अज्ञात मोटरसाइकिल की ठोकर से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक मोहम्मद शाहिद के बेटे मोहम्मद साजिद मंसूरी ने बताया कि वो लोग अमहिया के रहने वाले हैं। उनके पिताजी सब्जी मंडी में थे, तभी किसी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दी। फोन पर उन्हें सूचना मिली तो अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वो मेरे पास एक अज्ञात लोग आए तो मेरे को दुकान में थे हम, तो हमको बताया गया कि आगे पापा वहाँ पे गिरे हुए हैं। तो जब हमने गया तो पापा के पास देखे तो पापा ने हमको बताया कि एक अज्ञात वाहन ने पीछे से एक्सीडेंट करके भाग गया हुआ है। मोटरसाइकिल से, बाइक से। कहाँ की घटना है? ये सब्जी मंडी के अंदर हुआ है। जी। तो भर्ती कराए थे? नहीं, भर्ती नहीं कराए थे। तो कहाँ, घर में, घटना में? ये घटना हुई है सब्जी मंडी के अंदर। मौत कहाँ हुई? मौत ये, और वहाँ से सब्जी मंडी से लेकर हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। अस्पताल लाते हैं? जी। रहने वाले कहाँ थे आप लोग? अमैया। क्या नाम था उनका? मोहम्मद सईद मंसूरी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना सहित विभिन्न मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दिवस परिषद की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने सभी अधिवक्ताओं को नवीन न्यायालय भवन के उद्घाटन पर बधाई दी। माननीय न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को धन्यवाद दिया एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मांग की कि संसार के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त बुद्धिजीवी तबका लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जिस कारण सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय की अवधारणा प्रभावित हो रही है। अतः न्यायदान की अविरल गंगा सतत प्रभावित होती रहे, इस हेतु जनहित के अधिवक्ताओं के विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए।
क्या है मांगे, आप खुद सुनिए। को हार्दिक बधाई और स्वागत बंदन अभिनंदन है और सभी अधिवक्ताओं की शुभकामनाएं हैं। लेकिन संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका जिसको शासन ने और संविधान ने मान्यता दिया है, उसके लिए जरूरी ये है कि न्याय दान की गंगा अविरल प्रवाहित होती रहे। तो उसके लिए कई सुविधाओं की आवश्यकता है। पहले जैसे रीवा में पहले भी जब भिन्न प्रदेश था तो यहाँ पे उच्च न्यायालय की खंडपीठ थी, जिसको हटा दिया गया जब विलय हुआ इसका। तो हमारी मांग ये है कि पुराने न्यायालय भवन में उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ का स्थापना किया जाए, विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की किया जाए, लागू किया जाए, और जो वृद्ध अधिवक्ता हैं उनको 60 वर्ष के ऊपर उनको पेंशन दिया जाए। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपका राजस्व मंडल का सर्किट कोर्ट जो है वो 3 महीने से नहीं लग रहा है तो उसको निरंतर किया जाए। फोरम हो गया है आपका, बाल न्यायालय हो गया, औद्योगिक विवाद केंद्र हो गया है आपका, लेबर कोर्ट हो गया, ये सब उस कोर्ट के नवीन न्यायालय कोर्ट के आसपास इसको हस्तांतरित किए जाए। इसके अलावा क्या है कि उस नए कोर्ट में अभी आपके 3000 अधिवक्ता 4000 रजिस्टर्ड है, सबके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे जो खाली जमीन है वहाँ पे अच्छे ढंग का सब सुविधा युक्त 3 सेट बनाया जाए, और साथ ही अधिवक्ताओं को आवास योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। 2 एकड़ वहीं पे जमीन आवंटित कर दिया जाए जिसमें अतिरिक्त कक्ष बन जाएं, और आवास का सभी। इसके अलावा शासन की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ अधिवक्ताओं को दिया जाए। याद रखिए, अधिवक्ताएं हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो पूरा पीड़ित मानवता मुस्कुराएगा हंसेगा, क्योंकि अंतिम आशा न्यायदान के हैं। अधिवक्ता जो पैरवी करते हैं उनको हर तरह की सुविधा अगर आप देंगे तो संविधान अनुरूप रामराज की परिकल्पना साकार होगी। यही हम लोगों की मांग है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। चित्रांश परिवार द्वारा भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव एवं शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। भगवान चित्रगुप्त प्रकटोत्सव के अवसर पर चित्रांश परिवार द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान चित्रांश परिवार के युवकों के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें 280 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं 64 युवतियों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। इस आयोजन के दौरान 80 साल की उम्र पार कर चुके ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, उन्हें भी सम्मानित किया गया, जिसके तहत कुल 8 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र उपस्थित रहे और जन समूह को संबोधित किया। इस आयोजन में शहर भर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ये सबसे पहले तो मैं भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव की सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर हमने जो विवाह योग्य कायस्थ युवक युवती सब थे उनका सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 300 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें 280 लड़कों के बायोडेटा प्राप्त हुए, उनके बने युवक और उनके पेरेंट्स आए, गार्जियन आए, और 64 लड़कियां जिनका परिचय सम्मेलन हुआ। इसके बने हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है विवाह के लिए। अभी इसके अलावा जो समाज के 80% की उम्र जो पार कर चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में उल्लेखनीय काम किया है, ऐसे 8 लोगों का हमने सम्मान किया। ये हमारी परंपरा है कि भगवान प्रकटोत्सव के अवसर पर जो समाज के वरिष्ठ लोग होते हैं या जो उत्कृष्ट किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। आज उत्कृष्ट उसमें सम्मान पाने वालों में डॉक्टर NP श्रीवास्तव, श्रीमती शशिबाला श्रीवास्तव, श्री तारा देवी खरे और श्री शीतल प्रसाद श्रीवास्तव प्रमुख रहे। जी हाँ, शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा के साथ एक कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में डिप्टी CM भी आए थे, सांसद जी भी आए थे। जी, आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी थे, और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जो लोकप्रिय सांसद है श्री जनार्दन मिश्रा जी ने की। और इसके साथ ही एक पत्रिका का विमोचन भी हुआ है, चित्रांश, जिसमें हमारी जितनी गतिविधियां हैं उनको रेखांकित करते हुए जितने बायोडेटा आपको प्राप्त हुए इनका संग्रहण किया। ये जो हमारी पत्रिका होगी ये बिल्कुल संग्रहणीय अंक होगा। मुझे काफी लंबे समय से चित्रांश परिवार समिति में आने का मौका मिलता रहा है। चित्रकूट मंदिर के रहते में ही हमेशा जब भी कोई चुनाव होता है तो वहाँ पर चित्रांश परिवार उनके हमेशा वहाँ पर बुलाते हैं, वहीं पर सबसे चर्चा हो जाती है और फिर
चुनाव करने में निश्चित होगा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे नगर निगम का चुनाव, क्योंकि प्राय से समाज को समाज में बुद्धिजीवी समाज बनाया, कलम के पुजारी के रूप में किसी के समाज को पहचाने तो शायद समाज को पढ़ने लिखने वाले और बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज को दिशा देते क्या सही है क्या गलत है वो बताते जिससे समाज और देश सही दिशा में आगे बढ़े और अन्य समाजों को भी प्राय समाज से प्रेरणा मिलती है। देश और दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके से विकृतियां और विफलताओं को सुधारा जा सकता है, किस तरीके से सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका का निर्वहन करने में हमेशा मैं देखता हूँ कि आपका समाज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आज जो कार्यक्रम आपने किया युवा गोष्ठी परिचय सम्मेलन समाज को हो गए तो हर समाज में जिनको मदद के मार्गदर्शन की और सहायता की आवश्यकता पड़ती है, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और समाज में बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित एएनएम की परीक्षा में विवादित मामला सामने आया है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में एएनएम फर्स्ट ईयर की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें दतिया की तत्कालीन रजिस्ट्रार चंद्रकला दिवगया को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान छात्रों से 2000 रुपये वसूली के आरोप भी लगाए गए। हालांकि रीवा 24 न्यूज इस आरोप की पुष्टि नहीं करता। वहीं बताया जा रहा है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार दतिया को नर्सिंग भर्ती मामले में दोषी पाया गया था, जिन्हें पद से पृथक कर दिया गया था। मामले को लेकर डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि यह नर्सिंग काउंसिल का फैसला है, वही परीक्षक निर्धारित करते हैं, उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। मामले को लेकर श्रीमती चंद्रकला ने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो मामला कोर्ट में दर्ज था, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। 22-23 का सेशन है। कितने बच्चे इसमें परीक्षा ले रहे थे, कितने उपस्थित थे आज यहाँ? आज कितने हुए मैडम? मैं दिखा रही सर। सारी जानकारी तो मैडम दे पाएंगी। दिव्य ज्योति और 2 बच्चे दिव्य उसके थे भानुमति के, और 22 बच्चे दिव्य ज्योति के हैं जो अभी उनका नहीं लिया गया है, और 53 बच्चे द सिंगरौली इंस्टीट्यूट सिंगरौली के हैं। मैडम अभी अपन एक पॉइंट में आते हैं, एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी, इसके बाद आपको परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो आप अभी कहाँ पर हैं? मैं दतिया में पदस्थ हूँ। ये दतिया नर्सिंग कॉलेज। दतिया नर्सिंग कॉलेज जी जी जी। पिछले दिनों नर्सिंग घोटाला हुआ था, उस समय आप रजिस्ट्रार जी। जांच में आपको दोषी पाया गया था, आपको निलंबित करने की कार्रवाई। तो क्या आप वापस निलंबन की कार्रवाई खत्म हो गई और आपको स्टडी? नहीं, मेरा क्या वहाँ से तो नहीं हुआ था, कोर्ट से मुझे स्टे मिला था, तो कोर्ट ने ही मुझे अभी नौकरी में वापस लिया है। और अपना जो डिपार्टमेंट से है, डिपार्टमेंट से सारा कोई भी मेरा इंक्वायरी नहीं है, डिपार्टमेंट से कोर्ट में ही है मेरा, फाइनल हियरिंग में है मेरा। मैडम नर्सिंग कॉलेज घोटाले में ही आपको
शायद सस्ते ये बिल बर्खास्त किया गया था और आज उसी का पेपर कितनी पारदर्शिता बनी रहेगी, क्या विश्वास होगा? पारदर्शिता है सर, पहले भी थी, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रकला देगदैया यहाँ आई हुई है परीक्षा लेने के लिए और उनके खिलाफ कुछ लेटर है, कुछ मामला है जिनको बर्खास्त किया गया था। क्या मामला है? ये परीक्षा लेने के लिए कैसे ट्राई किया? खैर इसके बारे में तो जानकारी नहीं है कि पहले क्या पुराना मामला है, लेकिन वो एग्ज़ाम लेने ज़रूर आई हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए वो आई हुई हैं एग्ज़ाम लेने। नहीं, अभी कुछ ये बाहर से मैसेज आए कि वो यहाँ परीक्षा लेने आई हैं और प्रत्येक छात्र से 2000 रुपये की मांग भी की जा रही है। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत हमारे पास कोई प्राप्त नहीं हुई है। तो इनको कहाँ से भेजा गया होगा? जैसे कि अब ये तो नर्सिंग काउंसिल है जहाँ से जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है तो उससे वो तय होता है, तो वहाँ से नाम तय होते हैं। जो शिक्षक होते हैं उन लोगों को जगह जगह पे भेजा जाता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।